दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि भाषा का इस्तेमाल हम सिर्फ बात करने के लिए करते हैं, लेकिन असल में भाषा के अंदर वो ताकत होती है जो हमें पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। किसी व्यक्ति की एक बात सुनकर आपको हंसी आ सकती है, गुस्सा आ सकता है या फिर रुलाई भी आ सकती है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हम कभी नहीं भूलते। आखिर उनमें ऐसी क्या खास बात होती है कि वे हमें याद रह जाती हैं? आज की यह बुक समरी इस सवाल का जवाब देती है। ये बुक समरी हमें बताती है कि भाषा का इस्तेमाल किस तरह से हम पर असर डाल सकता है। साथ ही यह बुक समरी हमें सिखाएगी कि भाषा का इस्तेमाल किस तरह से ग्रीस के जमाने से होता हुआ आ रहा है, कैसे बाइबल ने और शेक्सपियर ने इसका इस्तेमाल किया और किस तरह से हर दिन अलग अलग कंपनियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं। इसके अलावा हम सीखेंगे कि आसान शब्दों का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी होता है, कुछ गाने हमें क्यों याद रह जाते हैं, शेक्सपियर क्यों अपने नाटकों के लिए इतने जाने जाते थे। दोस्तों, आपको लगता होगा कि आज के वक्त में हमें कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि आज हम गूगल की मदद से सच जान सकते हैं। लोगों को लैंग्वेज का सब्जेक्ट कुछ ज्यादा पसंद नहीं है और ना ही यह स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हर रोज हमारे आसपास किया जा रहा है। आज के वक्त में लोग प्रभावित करने वाली भाषा को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक बार जब हम इसे अच्छे से समझ लेंगे तो हम यह जान पाएंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है और असल में किस तरह से किया जाना चाहिए। आज भी नेता और एड्स वाले हमसे अलग तरह की भाषा में बात करते हैं। अगर आपको यह पता रहेगा कि ये लोग किस तरह से आप पर असर डाल रहे हैं, तो आप इनके इरादों को पहचान पाएंगे। 1992 में एडवर्ड मैक्चरी और डेविड ग्लेनमिक ने बहुत सी कंपनियों की एडवर्टाइजिंग पर नजर डाली। उन्होंने देखा कि इन कंपनियों ने भाषा के असर को पढ़ने और समझने के लिए अरबों खर्च कर डाले थे। ये लोग यह जानना चाहते थे कि किस तरह से वे लोगों को याद रह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब किसी एड में मजाक या मेटाफर का इस्तेमाल किया जाता है तो वो एड हमें याद रहता है। 5 स्टार चॉकलेट के एड में हमेशा एक कॉमेडी होती है जिसे देखने के बाद लोगों को बहुत मजा आता है। साथ ही उनकी यह लाइन बहुत फेमस है, जो खाए खो जाए। इसी तरह से ये कंपनियां और नेता बहुत से तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे हमारे दिमाग में अपनी छवि छोड़ सकें। आपको यह जानना होगा कि कब इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा रहा है। दोस्तों, छोटे वाक्य और आसान शब्दों की मदद से आप अपनी स्पीच से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि लिखते वक्त हमें मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे यह दिखेगा कि हम बहुत समझदार हैं। लेकिन पूरे इतिहास में जितने भी कामयाब लोग हुए, वे हमेशा अपनी बात को आसान शब्दों में कहा करते थे। आसान शब्द और छोटे वाक्य आसानी से समझ में आते हैं, जिससे हम लोगों तक अपनी बात को आसानी से पहुंचा पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए विंस्टन चर्चिल को ले लीजिए, जो कि ब्रिटेन के बहुत कामयाब नेता थे। लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि उनकी जैसी भाषा तो 10 साल का बच्चा इस्तेमाल करता था। लेकिन इसी 10 साल के बच्चे की भाषा जैसा इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को ही ब्रिटेन के लोगों ने अपना नेता चुना। शेक्सपियर दुनिया के सबसे महान लेखक माने जाते हैं। उनके नाटक हैमलेट की सबसे फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, जिसका मतलब है रहा जाए या ना रहा जाए। यह वाक्य इतना फेमस है कि लोग आज भी इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। शेक्सपियर के नाटक के वाक्य हमेशा बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनके बात की गहराई बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग जूनियर की सबसे फेमस स्पीच, जिसे सुनने के लिए हजारों लोग कई मील से चल कर आए थे, उस स्पीच का नाम था मेरा एक सपना है। यह वाक्य एक 5 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। साथ ही ओबामा की स्पीच का नाम था हाँ हम कर सकते हैं। यह भी बिल्कुल आसान शब्दों में कहा गया है। ठीक इसी तरह से इतिहास में जितने भी लोग हुए जिन्होंने अपनी बात से लोगों के दिलों को जीता, वे अक्सर बहुत आसान शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए आप अपनी जानकारी दिखाने के लिए कभी मुश्किल शब्दों को मत इस्तेमाल कीजिए, बल्कि कम से कम शब्दों में वो बात सब तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। एक ही बात को बार बार कहने से वो बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है। यह बात आपने स्कूल के समय में ही जान ली होगी कि आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं तो वो आपको याद हो जाती है। ठीक इसी तरह से जब आप किसी से एक ही बात बार बार कहते हैं तो वो बात आपके दिमाग में उतर जाती है और वो उसे याद रख सकता है।
गाने इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हैं। बहुत से गानों में आपने सुना होगा कि सिंगर्स गाने के नाम को बार बार दोहराते रहते हैं। अरिजीत सिंह का गाना मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं इसका नाम ना जाने कितनी बार दोहराया गया है और यह गाना बहुत ज्यादा हिट हुआ था। ठीक उसी तरह से कुछ साल पहले यो यो हनी सिंह बहुत फेमस हुआ करते थे। उनकी खास बात थी कि वे अपने हर गाने में अपना नाम डाल दिया करते थे। लोगों को उनका नाम आज भी अच्छे से याद है। सिर्फ गाने ही नहीं, धार्मिक ग्रंथ भी एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। जॉर्ज बुश जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वे बहुत अच्छे स्पीकर माने जाते थे। वे पूरी तरह से क्रिश्चियन थे और बाइबल से उन्हें कुछ खास लगाव था। वे भी अपनी बात को दोहराकर लोगों तक पहुंचाया करते थे। उनकी स्पीच कुछ इस तरह से शुरू हुआ करती थी। शुरुआत में सिर्फ एक शब्द था, वो शब्द भगवान के साथ, और वो शब्द थे भगवान। इसके अलावा बहुत सारे स्पीकर्स भी बात को बार बार अलग अलग तरह से कहते हैं ताकि वो बात को लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठा पाएं। 2004 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में ओबामा ने अमेरिका का नाम 2 वाक्य में 6 बार लिया था। व्यंग का इस्तेमाल करके आप सच को बहुत मजेदार तरीके से लोगों के सामने ला सकते हैं। हमने यह अक्सर देखा है कि जब 2 लोग बहस कर रहे होते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति दूसरे की बात का मजाक उड़ाने लगता है। वो कुछ इस तरह से उसकी समझदारी की तारीफ करता है जिससे सामने वाले की बात गलत साबित हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए माइकल क्रिस्टन नाम के लेखक ने 1970 के दशक में वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया जो कह रहे थे कि धरती अब ठंडी पड़ने वाली है और यह बहुत जल्दी बर्फ से ढक जाएगी। इसके बाद जॉर्ज विल नाम के एक जर्नलिस्ट ने उनकी इस बात को दोहरा कर कई बार अपने अखबार में छापा। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद था वैज्ञानिकों को गलत साबित करना। इसके बाद 2008 में यह बात सामने आई कि 1960 से 1980 के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे वैज्ञानिकों को यह मानना पड़े कि धरती बर्फ से जमने वाली है। यह सारी बातें झूठ थीं। तो यहाँ पर एक गलत बात को लोगों के सामने कई साल तक कुछ इस तरह से लाया गया जिसमें यह कभी नहीं कहा गया कि वैज्ञानिक गलत थे, लेकिन फिर भी सब लोग समझ गए कि वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसे ही व्यंग कहते हैं। इसका इस्तेमाल शेक्सपियर ने अपने नाटक जूलियस सीजर में किया है। इस नाटक में ब्रूटस नाम का एक व्यक्ति सीजर को मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो तानाशाह बन जाएगा। बाद में ब्रूटस जनता को बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया और वो जनता से कितना प्यार करता है। लेकिन जब मार्क एंटोनी बोलने के लिए आया तो उसे सीजर के पक्ष में बोलना शुरू किया। उसने ब्रूटस की तारीफ करते हुए अपनी बात को कुछ इतने मजेदार तरीके से कहा कि जनता समझ गई कि सीजर हमेशा उनके बारे में सोचता था और ब्रूटस और उनके साथियों ने उसे बिना वजह मार दिया। अपनी बात को कहने से पहले उसे कहने का मतलब है कि लोगों को अपनी स्पीच के शुरुआत में ही यह बताइए कि आप उन्हें क्या बताने वाले हैं। अच्छी कहानियां अक्सर कुछ इसी तरह से शुरू होती हैं। ये कहानी उस सूरवीर योद्धा की है जिसने ना सिर्फ गुलामी की जंजीरें तोड़ी और एक महान राजा बना, बल्कि जिसने दुनिया भर के हजारों गुलामों को आजाद कराया। यहाँ पर कहानी शुरू नहीं हुई, लेकिन हमें यह पता लग गया कि इस कहानी में क्या है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी कुछ इसी तरह से अपनी सबसे फेमस स्पीच की शुरुआत की थी। 1963 में लिंकन मेमोरियल पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि आने वाले मार्च में वे आज़ादी के लिए जो पहल करेंगे वो इतिहास में याद रखी जाएगी। और इस तरह से उन्होंने अपनी फेमस स्पीच मेरा एक सपना है को लोगों के सामने रखा जो असल में याद रखी गई। उन्होंने पहले ही लोगों को बता दिया था कि उनकी स्पीच में आज़ादी की बात होगी और वो बात कुछ ऐसी होगी जिसे सब लोग याद रखेंगे। इसी तरह से आप लोगों को बताइए कि आप उन्हें क्या बताने वाले हैं। बाइबल में भी इसी तरीके का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर लोगों को पहले ही यह बता दिया जाता है कि जैकब एक बहुत अच्छा इंसान है और वो अपने माता पिता का फेवरेट बेटा है, जिस वजह से उसके भाई उससे जलते हैं। बाद में जलन की वजह से उसके भाई उसे ईस्ट के बाजार में गुलाम की तरह बेच देते हैं, जहां पर जैकब बाद में चलकर राजा बन जाता है। इसके बाद उसके भाइयों के राज्य में सूखा पड़ता है, जिससे वे लिस्ट में मदद के लिए जाते हैं। यहाँ पर उनके भाई जैकब ने उन्हें उनके कर्मों के लिए सजा नहीं दी, बल्कि उसने उनकी मदद की। इस तरह से हमने कहानी में आकर यह साबित कर दिया कि जैकब वाकई एक अच्छा इंसान है। मेटाफर के इस्तेमाल से आप लोगों के दिमाग में एक चित्र बना सकते हैं। शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट के नाटक में रोमियो जूलियट से बोलता है, क्या मैं तुम्हें गर्मी का दिन कहूं?
अमेरिका में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से धूप और गर्मी का मौसम वहां के लोगों के लिए बहुत राहत लेकर आता है। इसी तरह से जूलियट को गर्मी का दिन कहना अचानक से हमारे होठों पर एक मुस्कान ले आता है। अगर उसने इस बात को आसान शब्दों में कहा होता, तुम बहुत खूबसूरत हो, तो शायद हम नहीं मुस्कुराते। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक मेटाफर का असर हर किसी पर एक जैसा हो। अगर यही लाइन दिल्ली में रहने वाला लड़का एक लड़की से कहेगा तो लड़की कभी नहीं मुस्कुराएगी। इसलिए इनका इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए। मेटाफर इसलिए इतना अच्छा असर डालते हैं क्योंकि वे हमारे दिमाग में किसी चीज का चित्र कुछ इस तरह से बना देते हैं जिससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर जूलियट का गर्मी के दिन से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी उनको एक जैसा कह दिया गया है जिससे हमारे दिमाग में जूलियट का बहुत खूबसूरत चित्र बन जाता है। इसके अलावा मेटाफर का इस्तेमाल हमारा दिमाग जानकारी को याद करने के लिए करता है। कानीमैन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने अपनी स्टडी में इसे साबित किया है। डेट्रॉइट और मिशिगन में लगभग हर साल एक ही संख्या में लोग मारे जाते हैं, लेकिन डेट्रॉइट अपने अपराधों के लिए जाना जाता है। इसलिए जब वहां के स्टूडेंट से पूछा गया कि हत्याएं कहां ज्यादा होती हैं, तो स्टूडेंट्स ने डेट्रॉइट का नाम लिया। वे उसे अपराध के लिए याद करते हैं। इसी तरह से हमारा दिमाग चीजों को याद रखने के लिए उनकी तुलना करता रहता है। मेटाफर का इस्तेमाल अच्छे से करने से आप लोगों के दिमाग में बहुत गहरा इमेज बना सकते हैं। एक छोटी सी लाइन में भी मेटाफर इस्तेमाल करने से उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल कुछ ज्यादा करेंगे तो यह खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है और लोगों को बताई जाने वाली बातें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए बाइबल में इसका इस्तेमाल किया गया है। चैप्टर 10 में जीसस को एक चरवाहे की तरह दिखाया गया है, जिसमें वो अपनी भेड़ों को एक भेड़ी से बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए राजी हो जाते हैं। यह इमेज दिखाता है कि जीसस इंसानों को भलाई के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे और वे इसके लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए भी राजी हैं। मुश्किलों को यहाँ पर एक भेड़िए की तरह दिखाया गया है। इस तरह के मेटाफर का इस्तेमाल राजनीति में बहुत ज्यादा किया जाता है, जहां पर पॉजिटिव इमेज एक नेता के लिए बनाई जाती है और दूसरी नेगेटिव इमेज दूसरे नेता के लिए। इससे लोगों के दिमाग में एक नेता के लिए नेगेटिव बातें आने लगती हैं और दूसरे के लिए पॉजिटिव, जिससे पॉजिटिव इमेज वाला नेता जीत जाता है। 2004 के इलेक्शन में डेमोक्रेट्स ने मेटाफर से संबंधित बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने जॉर्ज बुश को एक साथ समझदार और बेवकूफ दोनों दिखा दिया, जिससे उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज ने एक दूसरे को खत्म कर दिया और डेमोक्रेट्स की मेहनत बेकार हो गई। इस तरफ उन्होंने दिखाया कि बुश ने कहा कि सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन के बीच में एक कनेक्शन है और इराक में बहुत सारे हथियार हैं। दूसरी तरफ उन्होंने दिखाया कि बुश ने 9/11 के हमले के बाद किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया। इस तरह से उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, जिससे डेमोक्रेट्स को कोई फायदा नहीं हो पाया। दोस्तों, कंक्लूजन यह है कि भाषा का इस्तेमाल अगर कुछ अलग तरह से किया जाए तो इससे हम लोगों के दिल और दिमाग पर असर डाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। शेक्सपियर ने इसका इस्तेमाल लगभग अपने हर एक नाटक में किया है। आज भी नेता और कंपनियां इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वे हम पर असर डाल सकें। आपको जो जानकारी मिल रही है उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगली बार जब आप एक नेता को बोलते हुए सुने तो उसकी बात पर यकीन ना करें, बल्कि यह समझने की कोशिश करें कि किस तरह से वो आपके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वो आप पर प्रभाव डाल रहा है। एक बार जब आपको समझ में आ जाए कि वो नेता असल में क्या चाहता है, तो ही आप उसकी बात पर यकीन कीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।